हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोटापा या ओबेसिटी। देखिए, न्यूट्रिशन, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, या हमने कोई भी विटामिन्स या मिनरल्स किए थे, तो हमेशा हमने उनकी अधिकता और कमी की बात की थी। कैलोरीज के अंदर भी जब हमने कार्बोहाइड्रेट की भी बात की थी तब भी, या वसा की बात की थी हमने, तब भी जो है इसकी जिक्र आया था कि वसा की अधिकता से या वसा अधिक मात्रा में लेने से ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, या मोटापे की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लेना भी हानिकारक होता है, वेयर एज अगर आप उसको ज़रूरत से या रिक्वायर्ड अमाउंट से कम लेते हैं तो भी वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो मोटापे कैसे जज करें कि जब आपका जो शरीर का भार है वो सामान्य से 20% तक बढ़ जाता है या उससे अधिक बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन को हम ओबेसिटी या मोटापा जो है कहते हैं। तो मोटापा जो है बेसिकली इसकी वजह से, ये एक अपने आप में कोई डिजीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बढ़ने से, मोटापा बढ़ने की वजह से, ओबेसिटी होने की वजह से हम बहुत सारी रोगों के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं, या बहुत सारे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस है। तो इस तरीके से कई बीमारियां या कई रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे मोटापे के कारण क्या क्या होते हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है। तो मोटापे के कारण जो है उनमें सबसे पहला हम देखेंगे आयु और लिंग। ठीक है। आयु से हमारा मतलब है कि ऐसा देखा जाता है सामान्यतः कि 40 या 45 वर्ष के बाद महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के कंपैरिजन में अधिक जो है वजन जो है उनका बढ़ जाता है, या सामान्य से अधिक उनका वजन हो जाता है। और वैसे भी अगर बॉडी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर फैट सेल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और पुरुषों में जो है मसल मास जो है वो ज़्यादा होता है। जो हमारे शरीर में जो वसा होती है वो हमारे शरीर में उपस्थित एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर्ड रहती है या इकट्ठा रहती है। तो ये एडिपोज टिश्यूज जो है वसीय उत्तक, इनको हम हिंदी में बोलते हैं। तो वसीय उत्तक की मात्रा महिलाओं में ज़्यादा होती है पुरुषों के कंपैरिजन में। पुरुषों में जो है मसल मास ज़्यादा होता है, इसीलिए अगर हम नोटिस करेंगे तो महिलाओं का जो शरीर होता है वो लचीला ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वेयर एज पुरुषों के शरीर में मसल मास ज़्यादा होने की वजह से उनकी बॉडी थोड़ा स्टिफ होती है, और ज़्यादा मस्कुलर जो काम होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पुरुष महिलाओं से कंपैरेटिवली ज़्यादा सक्षम होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें आयु जो है, आयु बढ़ने के साथ में एक रीज़न और एसोसिएटेड है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है उस तरीके से, क्योंकि ग्रोथ जो है वो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, या एक एज पे आके रुक भी जाती है, तो ऊर्जा का कंजम्पशन वहाँ पर कम हो जाता है। दूसरा रीज़न है कि एक एज के बाद धीरे धीरे जो है लाइफस्टाइल जो है हमारा, जैसे जैसे एज बढ़ती है, सेडेंट्री हो जाता है, या हम इतना ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी ऊर्जा की खपत उतनी नहीं होती है, जिसकी वजह से संभावना रहती है कि वेट गेन हो जाता है। उसके अलावा आर्थिक स्थिति की बात करें तो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, जिसके पास जितनी ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी है ना, तो वो उतना जो है गरिष्ठ भोजन जो है या तला भुना या इस तरीके से वैरायटी ऑफ फूड्स जो है वो कंज्यूम करते हैं। कई बार रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो भी उस कंडीशन में भी बहुत, क्योंकि परचेजिंग पावर है तो उसकी वजह से हम उसको परचेज करते हैं, और जो है वेट गेन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा वंशानुक्रम या हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो जनरली अगर पेरेंट्स का भी वेट जो है वो ज़्यादा होता है या ओबीज हैं, तो संभावना रहती है कि बच्चों के अंदर भी ये जो
एक प्रॉब्लम है वो पाई जाती है। या बच्चों में भी टेंडेंसी रहती है कि वो उनमें भी जो एडिपोज टिश्यूज़ की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, जिससे कि वसा संग्रहण जो है उनके शरीर में ज़्यादा होता है। इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी के वेरियस फंक्शंस जो हैं वो गवर्न करती हैं, या वो उसको रेगुलेट करती हैं, या वो हमारे शरीर के जो विभिन्न कार्य हैं, ज़रूरी कार्य हैं जैसे वृद्धि और विकास, इनको जो है कंट्रोल करती हैं। तो जो जैसे हाइपोथैलेमस में अगर विकार हो जाता है तो भी जो है मोटापा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर विकार उत्पन्न होने से भी जो है ओबेसिटी की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा औषधियाँ या मेडिसिन या औषधियाँ जो है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वेट गेन का। कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि लंबे समय तक हम लोग लेते हैं और जिनके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर वेट गेन जो है एक प्रोमिनेंट सिम्टम की तरह से दिखाई देता है। उसके अलावा जो है भोजन संबंधी आदतें या फूड हैबिट्स, कई बार या अक्सर हमारी फूड हैबिट्स जो है वो भी हेल्दी नहीं होती हैं। मंचिंग जो है हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि जो चीज़ सामने आ गई उसको खा लिया, या हम देखते नहीं है कि किससे हमें क्या न्यूट्रिएंट मिल रहा है, बस वो अच्छा होना चाहिए, टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, चाहे वो फ्राइड है चाहे वो कैसे भी है, हम लोग उसको जब ग्रहण करते हैं तो भी जो है हम लोग वेट गेन करते हैं या ओबीज हो जाते हैं या मोटापा बढ़ जाता है। तो भोजन संबंधी जो हमारी हैबिट्स होती हैं, बार बार खाना, समय पे ना खा के जो है हर थोड़ी देर में कुछ कुछ खाना, और उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, तो ये सब कारण जो है ये मोटापा बढ़ा देते हैं। फिर है संवेगात्मक जो है कारण या इमोशनल फैक्टर्स में ये आता है कि कभी कोई टेंशन में होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि ये हैबिट होती है कि अगर वो टेंशन में है तो भी वो ज़्यादा खाते हैं, है ना, कि एग्ज़ाम का टेंशन है तो अभी थोड़ी देर में ये फिर ये। और कई ऐसे होते हैं जो जब बहुत खुश होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो ये इमोशनल जो होता है, कोई डिप्रेशन में आ जाता है तो भी वो अकेले अपना जो है डिप्रेशन में जो है वो भोजन अधिक ले लेता है, या फ्राइड और फैटी फूड्स जो है वो ज़्यादा अपने एकाकीपन में, या कोई चिंता है, कोई दुख है, तो कुछ लोग जो है ऐसी इमोशनैलिटी के फेज़ के अंदर ज़्यादा या अधिक भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो ट्रीटमेंट क्या है कि बेसिकली व्यायाम और भोजन से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। व्यायाम जो है वो बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए जो कि ओबीज है। इसके अलावा आहार जो है उसमें परिवर्तन करना, कैलोरीज की मात्रा जो है उनको कम कर देना। बेसिकली हम कई बार जो है 1000 किलो कैलोरीज पर डे पर भी पेशेंट को लेके आते हैं। कैलोरीज की मात्रा डिपेंड करती है कि पेशेंट का क्या साइज़ है, पेशेंट की क्या आवश्यकताएं हैं, क्योंकि कैलोरीज हमें इतना नहीं कम करना होता है कि पेशेंट जो है उसमें वीकनेस आ जाए या उसमें कोई और जो है एनर्जी की कमी की वजह से कोई और विकार उसमें उत्पन्न हो जाए। इसके अलावा हम बात करें तो प्रोटीन जो है जितना बॉडी वेट है उस हमने बात की थी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है प्रोटीन हमें पेशेंट को देना चाहिए। वसा की मात्रा जितनी प्रिस्क्राइब्ड है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो कि है 25 से 30 ग्राम जो वसा है, इतना तो देना चाहिए या इससे भी कम आप उसको दे सकते हैं, पर हेल्दी फैट्स देने चाहिए। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स जो है वो नहीं देने चाहिए, क्योंकि फैट्स जो है वो भी मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में भी वसा की आवश्यकता होती है। तो वसा को बिल्कुल ही डाइट से नहीं निकालना चाहिए, जबकि लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में वसा जो है वो देनी चाहिए।
खनिज, लवण और विटामिन जो है उनके सप्लीमेंट्स जो है पेशेंट को ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि हमने जब ऊर्जा की बात की तो बोला कि 1000 किलो कैलोरीज पर डे तक की ऊर्जा जो है हम पेशेंट को देते हैं। तो जब हम ऊर्जा घटाते हैं तो हमें ऊर्जा कैसे घटेगी, कि हम जो है उसका जो आहार है, उसका जो फूड है वो भी कम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कम करने की वजह से क्या होता है कि आप आहार कम ले रहे हैं, ऊर्जा भी कम जा रही है, लेकिन उसके अलावा जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनकी मात्रा भी कम हो जाती है। तो इनको सप्लीमेंट करने के लिए हम आर्टिफिशियली सप्लीमेंट्स जो है विटामिन्स और मिनरल्स की, वो सप्लीमेंट्स भी हमें पेशेंट को देनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्जित भोज्य पदार्थों की, कि कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो कि कंप्लीटली वर्जित होने चाहिए या नहीं देने चाहिए, वो है जैसे कि मक्खन है, मार्जरीन है, चीज़, चॉकलेट, फ्राइड एंड फैटी फूड्स, फास्ट फूड्स अगर हो तो उनको कुछ हेल्दी स्नैक्स जो है वो देना चाहिए, हेल्दी स्नैकिंग करनी चाहिए। रोस्टेड नट्स जो हैं वो हेल्दी स्नैकिंग में आते हैं, चना, भुना चना है हेल्दी स्नैकिंग में आता है, भुने हुए जो डिफरेंट जो सीरियल्स आजकल अवेलेबल हैं वो, तो रोस्टेड और बेक्ड जो है फूड आइटम्स पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसे पेस्ट्रीज हैं, कुकीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, मीठा या शुगर्स हैं, जो रिफाइंड शुगर्स हैं, रिफाइंड फ्लावर है, रिफाइंड ऑयल है, इन सब को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फाइबर रिच फूड जो है वो पेशेंट को देना चाहिए। फाइबर रिच फूड के अंदर आपके सैलड्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट जूसेस हैं। फ्रूट्स को बेसिकली जूस में ना तब्दील करके खाया जाए। फ्रूट्स को जहाँ तक हो सके हमें जो है पूरे या एज इट इज़ उसको कंज्यूम करना चाहिए, जिससे कि फ्रूट्स में जो उपलब्ध आपको जो फाइबर्स हैं और विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो कंप्लीट जो है वो आपकी बॉडी को अवेलेबल हो, क्योंकि फाइबर भी जो है डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए, और जो है उसके लिए वसा की मात्रा को भी कम करता है। एक जो है पेट भरने की फीलिंग देता है, क्योंकि सैलड्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कैलोरीज कम होती है लेकिन इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो पेट भरने की एक सटाइटी या एक सेटिस्फेक्शन जो है वो हमें मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए ओवरवेट पेशेंट के लिए, या जो पेशेंट ओवरवेट है या मोटापे से ग्रसित है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे अल्प भार या अंडरवेट पेशेंट के लिए।